नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, नेशनल पैंथर्स पार्टी का आज 40वां स्थापना दिवस था, लेकिन इस स्थापना दिवस के ऊपर गुपकार अलायंस के चीफ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। सब लोग हैरान रह गए। हालांकि आपको याद होगा कि जब गुपकार अलायंस की जम्मू में मीटिंग थी, तब नेशनल पैंथर्स के प्रेसिडेंट भीम सिंह उस मीटिंग में शामिल होने गए थे और तब हर्षदेव सिंह ने उनको कहा था कि ये पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है, यानी पार्टी से निकालने की बात कही थी। और उस दौरान प्रोफेसर भीम सिंह ने कहा था कि इनको सियासत नहीं आती है। लेकिन आज प्रोफेसर भीम सिंह जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, इससे पहले वो चीफ पैटर्न थे, पार्टी के अध्यक्ष ने उनको न्योता दिया था। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, बड़ा कद है उनका यूटी जम्मू कश्मीर की सियासत में, लेकिन आज वो शामिल हुए उस कार्यक्रम में और मिलकर के संघर्ष करने की बात कही। आइए देखते हैं पहले कि किस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मंच मिला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुलकर बातें। जब बिल नंबर 9 हमने पास किया था, क्या कहा गया? पाकिस्तानी आएंगे आपके जमीनों पे, यहां कोई आ ही नहीं सकता। जब तक दिल्ली नहीं इजाजत देगी कोई बस नहीं सकता। मगर ऐसा चक्कर ये फैलाते हैं आपके दिमागों में, खुदा ही जाने वो कहां से आता है। कल देखना, कल ये राम को बेचने आएंगे, आप देख लेना, मेरी बात याद रखना। कहेंगे राम खतरे में, ये नहीं कहेंगे हम खतरे में हैं, हमारी कुर्सी खतरे में। अरे यार, जिस दिन भगवान राम को वोट चाहिए था, तब तो मैं समझता हूँ ये दुनिया ही नहीं रहेगी। भगवान राम को या अल्लाह को वोट नहीं चाहिए, मुझे वोट चाहिए और इसको चाहिए और इसको चाहिए। जिस दिन उनको वोट चाहिएगा तो उस दिन तो ये दुनिया ही नहीं होगी। इसे खबरदार रहना। मैं बहनों भाइयों कहता हूं तुम्हें, याद रखना, आएंगे ये पर्चे लेकर और खासकर हमारी बहनों को बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि सारे से बहनें ही मंदिर जाती। बहनों को ही भगवान का ज्यादा डर है, मर्दों को तो भगवान दिखता ही है, वो तो दूर से भगवान को मर्जी तो हमारी बहनें हैं, तो खड़ी रहती है भगवान। मेरे पति को बचा, कभी पति नहीं कहेगा मेरी बहन बीवी को बचा। ये हालत से बहनों से मैं खास कहता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ, जिनको प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा हर गांव में जाकर। दर्शकों, स्थापना दिवस पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग प्रोफेसर भीम सिंह ने उठाई। उन्होंने कुछ रोज पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि 23 मार्च को जब स्थापना दिवस होगी, उस दौरान वो डिमांड करेंगे कि वो खुलकर संघर्ष करने के लिए आमद हैं। उन्होंने कहा कि सब मिलजुल करके, सेकुलर ताकतें एकजुट होकर के जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होंगे। ये चीज़ दिखानी नहीं है, ये पूरी दुनिया भर के इंटरनेशनल जेरूशलम से लेकर चीन तक के अखबारों में फ्रंट पेज स्टोरी कवर हुई है कि पैंथर्स पार्टी ने 40 साल पूरे कर दिए हैं ज़िंदगी के। और जो सरदार भगत सिंह, राजगुरु और ये हमारे हीरोज़ हैं जो आज के दिन 23 मार्च को शहीद हुए थे देश की आज़ादी के लिए 1931 में। उनकी याद में उसी दिन पैंथर्स पार्टी मैंने खड़ी की थी 1982 में, इसी दिन। इसलिए ये दिन उनकी याद में पैंथर्स पार्टी की कंट्रीब्यूशन को सामने रखते हुए लोगों के पास कोशिश करते हैं प्रेजेंट करने से, ये वजह है। और इसीलिए आज हमने बुलाया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी, कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं, सभी को बुलाया था। हमने कहा ये खुल के बात कीजिए, सवाल तो है हक इंसाफ का। पैंथर्स पार्टी लड़ती है हक इंसाफ के लिए, भाईचारा के लिए, एकता के लिए, सेकुलर स्टेट के लिए। पैंथर्स पार्टी सिर्फ जम्मू या श्रीनगर के लिए लड़ती है, पैंथर पार्टी पूरे हिंदुस्तान के लिए। पैंथर पार्टी लद्दाख से लेकर जेरूशलम तक और जेरूशलम से लेकर
लेकर दुनिया में साउथ अफ्रीका तक जो इंसान रहते हैं, रंग ढंग नस्ल सियासी जिनके साथ जाती होती है, उनकी आज़ादी के लिए, हक इंसाफ के लिए ये जंग लगती है और इसलिए ये दिन था यहाँ। दर्शकों, अब हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। जिस दिन प्रोफेसर भीम सिंह गुपकार अलायंस की मीटिंग के बीच शामिल हुए थे, उस दौरान क्या रिएक्शन था हर्षदेव सिंह का। पैंथर्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेसर भीम सिंह जी जो आज मीटिंग में गए हैं, वो अपने बेसिस के ऊपर गए हैं, एज एन इंडिविजुअल गए हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और अक्सर उनको ये पता नहीं लगता है कि वो उनके एक्शंस और उनके स्टेटमेंट्स जो हैं उनके ऊपर उनका शायद काबू भी नहीं रहा है। इसलिए पार्टी ने ये फैसला किया है कि उनको पैटर्न के पद से रिमूव किया जाता है आज से। और पैंथर्स पार्टी जम्मू की लड़ाई लड़ेगी, जम्मू के एम्पावरमेंट के लिए लड़ेगी और प्रोफेसर भीम सिंह जी के पास पार्टी के लिए फैसला लेने का आज से कोई अधिकार नहीं है। उनको अपने तमाम पार्टी के पदों से जो है वो निष्कासित किया जाता है। और बतौर चेयरमैन मैं ये यहाँ ऐलान करना चाहता हूँ कि अब पार्टी के जो बाकी टीम है हमारी, जिसमें बलवंत जी हैं, जिसमें यशपाल कुंडल जी हैं और बाकी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, वो आगे का फैसला लेगी। और इस किस्म के जो फैसले लिए जा रहे हैं 370 के, 35A के और जिस तरीके से भारत के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जा रही है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए पैंथर्स पार्टी हरगिज़ तैयार नहीं है। पैंथर्स पार्टी जो है वो नेशनलिस्ट सेक्युलर पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, जम्मू के तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बिला लिहाज जात और मजहब के हमने सब लोगों को साथ लेकर चलना है। जम्मू प्रांत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी एकमात्र सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टी है जो सब लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। एंटी नेशनल एजेंडा चलाने वालों के लिए या उनके साथ सिंपैथाइज करने वालों के लिए पैंथर्स पार्टी में कोई जगह नहीं है। हम लोग यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई भाइयों को, तमाम जात और समुदाय के भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई जो है आप पैंथर्स पार्टी लड़ेगी, पाए तकमील तक ले जाएगी। दर्शकों, कांग्रेस नए सिरे से जम्मू कश्मीर में अपने आप को सर्वाइव और रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और शायद यही कारण है कि रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर मामलों में कांग्रेस की प्रभारी हैं, उसने हर जिले में जाकर के मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज जिला कठुआ की मीटिंग थी, लेकिन दिलचस्प बात है कि वहां पर आजाद गुट के दोनों बड़े नेता डॉक्टर मनोहर लाल जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ अगर आपको बताएंगे कि सुभाष गुप्ता जो फॉर्मर एमएलसी हैं, वो भी इस मीटिंग में, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। चिंता की बात है। हालांकि बार बार रजनी पाटिल ये कह रही हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या ये डिवाइडेड हाउस है कांग्रेस, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज उन्होंने कार्यक्रम के बाद जो कहा वो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और कांग्रेस जो है लोगों की जमीन, रोजगार के लिए स्ट्रगल करेगी। आइए देखते हैं मीर और रजनी पाटिल ने क्या। कश्मीर के इंचार्ज मैडम रजनी पाटिल अंग्रेजों को बाहर देने के लिए आंदोलन किया था, उसी तरह जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे यहाँ से स्थानीय ब्लॉक प्रेसिडेंट सरदार जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको कहूंगा कि बुके से मैडम रजनी पाटिल जी का स्वागत करें। आगे आगे रही है। सभी जायज़ डीजल
और पेट्रोल के दाम और गैस के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, खाद्य तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सभी तरफ से महंगाई के हालत बहुत ख़राब है। और दूसरी बात, किसानों के जो बलिदान चढ़ा, आज शहादत का दिन है और किसान 200 से ज़्यादा किसान हमारे मर गए हैं। सुरक्षा के लिए हमारे जो सुरक्षा कर्मचारी है वो भी मर गए हैं। और मुझे लगता है कि हर कोई दुखी है। जो वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हम तो बोल रहे हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये बोलने का मौका। बहुत अच्छा जोश है, कार्यकर्ता अभी मर मिटने के लिए तैयार है कांग्रेस का। और मुझे लगता है यही कार्यकर्ता कांग्रेस को फिर अच्छे दिन सही मायने में लाने का काम करेगा। मैडम क्या लगता है जब चुनाव आते हैं तब लोगों का जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का दर्जा है वो इन्होंने मैंने अभी जो बोला कि जो रियासत जो थी वो डाउनग्रेड कर दिया। कभी मैट्रिक से लेके भी नीचे उसको कर दिया है। जो हमारे पास डिग्री थी वो डिग्री लेकर उन्होंने मैट्रिक से भी नीचे कर दिया है। हम कांग्रेस ने जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई दूसरे दिन, उसमें 3 मुद्दे जो उठाए हैं, जिसमें स्टेटहुड देने का वायदा किया है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, वो पहला मुद्दा है। दूसरा नौकरियों का वापस देने का मुद्दा, जो यहाँ पे लोकल लोगों को नौकरी देने का। और तीसरा मुद्दा जो है कि हमारी जो ज़मीन है वो ज़मीन बाहर के लोग ना ले सके, उसके लिए जैसे हिमाचल जैसे स्टेटों में आपको लग के जो हिमाचल स्टेट है वैसे जो कानून किया है वैसा कानून स्पेशल होना चाहिए, वो कानून लेने का। ये 3 मुद्दों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ बाकी तेवर है, क्योंकि वो पहले दिन ही इनके कार्यालय में गए थे। वो आप लोगों का परसेप्शन ऐसे है। यूनिट्स यहाँ फ्रेम हुए हैं, तमाम ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज्ड हैं और डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑर्गेनाइज्ड है। मगर पीछे कुछ दिनों से दिखाया गया कि कुछ लोग उसमें थोड़े से एक्टिविटीज़ में हिस्सा कम लेते हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ कमज़ोर भी हैं। उन जगहों को थोड़ा सा रिचार्ज करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैडम का विज़िट हुआ। जो इस वक्त मैदान में नौजवान हैं, बहनें हैं, जो अभी चुनावों में से गुजर के आए, जिनने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, अच्छा रिटर्न दिखाए, हम उसी खोज में हैं कि जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं इस वक्त, जो आवाम की आवाज़ बन सकते हैं, उन्हीं नौजवान बहनों और भाइयों से उसको रिफ़िल करेंगे। ये हमारा सोच है। दर्शकों, कल हमने रजनी पाटिल से बातचीत की थी इस सिलसिले में कि आज़ाद खेमे के लोग पार्टी के फंक्शंस में नहीं आ रहे हैं। तब वो बार बार ये कह रही थी ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको वो चीज़ें वो दिखाते हैं कि किस तरीके से वो इग्नोर कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आज फिर साबित हो गया कि सब कुछ ठीक कांग्रेस में नहीं चल रहा है। यहाँ पे उन्होंने रैली भी की थी, यहाँ तक पहुँचे थे कपिल सिब्बल एंड ऑल पार्टी। और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि बड़े गुणवान हैं गुलाम नबी आज़ाद और उनके अनुभव का कांग्रेस क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही है, ये समझ से बाहर है, ये कहना था कपिल सिब्बल का। देखिए, ऐसे है कि अगर उन्होंने ये कहा होगा तो आज़ाद साहब भी तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ही उनको खोजा है, इंदिरा जी ने तो उनको खोजा है, कांग्रेस की देन है। और पहले मैं महाराष्ट्र की हूँ तो महाराष्ट्र ने तो उनको 2 बार चुन के दिया है, पहली बार लोकसभा में। तो यह इंदिरा जी नहीं होती, राजीव जी नहीं होते, तो ये कहाँ से आते थे ये सब लोग जी? आप कैसे भूल सकते हैं। रजनी जी, ऐसे घी में से बाल को निकालते हैं ना, ऐसे ही मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ कांग्रेस ने किया। अभी प्रचार में भी आगे नहीं रखा उनको। मुझे नहीं ऐसे लगता। ये आप उनको ही पूछना चाहिए अगर ये बात, क्योंकि मुझे कैसे पूछते हैं आप। मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ किया है, क्योंकि कोरोना के कारण से 1 साल सब कम्युनिकेशन बंद है। तो उनको लेटर दिया होगा, ये कुछ हुआ, तो मुझे नहीं लगता है सब गलत फहमियाँ बाकी के लोग कर, जैसे मैंने अभी कहा कि गोबेल्स नीति करती जा रही है, तो एक दरार पैदा करने का काम करते हैं। तो ये दरार पैदा न करे कोई। वैसे दरार है नहीं, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता ऐसे कोई दरार है। कुछ रोज पहले फंक्शन हुआ था, गुलाम नबी आज़ाद के जितने भी करीबी लोग थे उस फंक्शन में आए नहीं। दयालाचक में फंक्शन हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जो कोई नहीं आए उनको ये पूछना पड़ेगा वो क्यों नहीं आए। हमें आप कैसे पूछ सकते जी। रजनी, कितनी देर पर्दादारी चलेगी? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ आपको स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, अब एक्शन ले लेंगे। अगर हम देखेंगे अगर इस तरह से अनुशासनहीनता पार्टी में हो रही है तो अनुशासनहीनता पार्टी में नहीं चलेगी जी। हम ले रहे हैं एक्शन। सत्ता का हैंगओवर चला गया कांग्रेस, हमारे पास कभी हैंगओवर कभी नहीं था। इतने मौके आपको ये एनडीए की सरकार दी, महंगाई कहाँ जा रही है? आज आपने देखा होगा, हमने देखा, मैंने आपको सुना भी, वहां पर भी सुना मैंने। तो लेकिन इतने मुद्दे मिले हैं
क्या अभी विपक्ष में आप पूरी तरह से खुद को सेटल नहीं कर पा रहे कि अभी लगता है कि अगली बार हमारी बारी है, विपक्ष क्या करना है, छोड़िए सत्ता पक्ष में रहेंगे? हम देखिए, आज हमारा 37वां दिन है, 37 डे है हमारा जम्मू कश्मीर कांग्रेस का। लगातार हम उसके निदर्शन कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी और हमारी नेता प्रियंका गांधी, परसों 26 तारीख को प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। AICC से 24 अकबर रोड से लेके हम संसद तक जा रहे हैं। तो राहुल गांधी रास्ते पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसानों के लिए हो, महंगाई के लिए हो, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर नींद का या सोने का स्वांग लेके अगर केंद्र सरकार बैठा है, अगर 100 दिन होने के बाद भी अगर किसानों का आंदोलन चल रहा है और 200 से ज्यादा लोग मरे हैं, तो भी प्रधानमंत्री चुप्पी साध के बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की, तो इंडस वाटर ट्रीटी तब हुई थी 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, तब कोई जंग नहीं लड़ा गया था। लेकिन उस ट्रीटी के मुताबिक हर साल इंडस कमिश्नर्स को मिलना होता है, मुलाकात करनी होती है। आज से मीटिंग शुरू हुई है और इस मीटिंग को लेकर के हमने शिक्षाविदों से बातचीत की। हमने जानना चाहा कि आखिर इस ट्रीटी की आवश्यकता क्यों है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता का मानना है कि कहीं ना कहीं ये ट्रीटी एक बहुत जरूरी ट्रीटी थी, मौके की नजाकत को देखते हुए ट्रीटी की गई थी और भारत के संयम से ये ट्रीटी चल रही थी। अब बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उनका ये मानना है पानी का इस्तेमाल दोनों मुल्क कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का रवैया जो है ठीक नहीं है। और क्या प्रोफेसर है? ये ट्रीटी इतने साल बरकरार है, 50 साल हो गया है। ये दोनों देशों का जो मैच्योरिटी है इसका एक प्रतीक है, और पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान का, क्योंकि ये ट्रीटी की अगर निवारण हुई है सही तरह से, ये हिंदुस्तान की वजह से हुई है। अब इस ट्रीटी के तहत हमें कुछ ऑब्लिगेशंस थे, रेगुलर मीटिंग्स ऑफ इंडस वाटर कमिश्नर्स की एक इस ट्रीटी का एक हिस्सा है। अगर हम मिल नहीं पाए क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे कुछ हरकत किया था, उसके चलते कुछ फॉर्मेलिटीज हम पूरे नहीं कर पाए। पर भारत की तरफ से जो करना है, टाइमली रिलीज ऑफ वाटर्स वगैरह, भारत ने करता गया है। अब जो हम इंडस वाटर कमिश्नर्स फिर मिल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का कहूँगा ये एक प्रतीक है। पर यह मैं कहना चाहता हूँ, ये ट्रीटी जब बनाया गया था तब टेक्नोलॉजी एक लेवल पे था। आज टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक बदल चुका है। उससे क्या चल रहा है कि हो रहा है कि आज बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जिसके तहत इस पानी का ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को और भी फ़ायदा मिल सकता है। हिंदुस्तान को भी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, पाकिस्तान को भी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। पर पाकिस्तान की रवैया की वजह से क्या हुआ है कि हम जो इनोवेशंस करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं, और ये मैं मानता हूँ एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि पानी की कमी हर जगह पे खटकता है। मैं आशा रखता हूँ आज जब हमारी इंडस वाटर कमिश्नर्स मिल रहे हैं दोनों देश के, भारत की तरफ से इस बात की जिक्र होनी चाहिए कि इस ट्रीटी की रिवीजन की ज़रूरत है। दर्शकों, प्रोफेसर प्रकाश चंद से हमने बातचीत की। उनका भी यही कहना है कि जो भी हो रहा है भारत की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने वक्तन जंग किया है। जब ट्रीटी हुई थी एक भी जंग नहीं हुई थी। उसके बाद 65, 71 और फिर उसके बाद कारगिल भी हुआ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है, क्या इस समझौते का रेलेवेंस है या नहीं है। जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी ये बात सामने आई थी कि क्या अब इस ट्रीटी को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। लेकिन उस वक्त भी नितिन गडकरी ने कहा था कि एक वक्त आ चुका है, इस पर सोच विचार करना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि भारत की तरफ से ही पहल की जाए। देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो 1960 में हुई थी हम दो देशों के बीच, ये आज तक सफल इसलिए रही है कि हम इसको बड़ा ईमानदारी से इसको हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सोचिए, अगर हमारी जगह अपर, इनको बोलते हैं अपर रिपेरियन स्टेट, अगर पाकिस्तान हमारी जगह होता तो इस ट्रीटी का क्या होता। हिंदुस्तान ने इसको पूरा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी
दृढ़ता के साथ इसका पालन किया है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इसमें, नहीं जी आपने जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया उसकी हाइट ज़्यादा है, फिर वो आते हैं, फिर थर्ड पार्टी जो है उसके लिए उनको बुलाया जाता है, और हमें हमेशा ही उस पर क्लीन चिट मिली है कि आपने कोई वायलेशन नहीं की है। तो अब थोड़ा सा माहौल बदला है, हमारे सीज़ फायर की जो वायलेशंस हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से अब वो बंद हुई है और एक नई शुरुआत हुई है। तो इस बदले हुए माहौल में अगर बातचीत होती है तो अच्छा है, बातचीत हो, और हमारी जो एनर्जी पोटेंशियल है इस बेसिन का, जिसको हम इंडस बेसिन भी कहते हैं, उसकी पूरी एक्सप्लॉयटेशन हो, एनर्जी की जो हमारी शॉर्टेज है वो पूरी हो, तो वो अच्छा है, अच्छी शुरुआत हुई है, तो इस पर बात होगी। लेकिन अब एजेंडा आइटम्स क्या हैं, क्या किन किन मुद्दों पे बात वो करेंगे हमारे जो कमिश्नर्स हैं दोनों देशों के, उस पर निर्भर करता है। दर्शकों, प्रोफेसर वीरेंद्र कुंडल का कहना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा ही बैकस्टैबिंग करता रहा है और पाकिस्तान की मंशा ट्रीटी पर अमल नहीं करना है। पाकिस्तान की मंशा रहती है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनको किस तरह से हर्डल क्रिएट की जाए। सितंबर 1960 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के पाकिस्तान के तानाशाह एक राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुई थी, और उस समय से 3 युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में, परंतु लगातार हमारा आयुक्त और उनका आयुक्त जो इस कमीशन के अंदर एक बैठते थे, और हर 3 महीने में वो बैठकें होती रहती थी, और लगभग बैठकें भी होती थी और साथ ही साथ अगर चाहते थे तो साइट विजिट्स भी होती थी, और मानकर चलिए कि 100 से ज़्यादा मीटिंगें हुई और 100 से ज़्यादा ही इस तरीके के विजिट्स भी हुए साइट्स के ऊपर। परंतु आज से 2.5 साल पहले आप सबको मालूम ही है कि किस तरीके से पुलवामा के ऊपर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने 42 CRPF के जवान जो हमारे सैनिक थे, अर्धसैनिक बल थे, उनको शहादत दिलवाई। तो एक बहुत बड़ा एक कांड किया था पाकिस्तान ने, और ऐसे में समझौते भी चलते रहे। मुझे लगता है कहीं तर्कसंगत नहीं था। आपने 65 का युद्ध देखा, 60 में समझौता हुआ, 65 का युद्ध भी हुआ, 71 का युद्ध भी हुआ और 99 का कारगिल भी हुआ। परंतु ये जो बैठकों का जो लेवल था, जो बैठकों की जो गतिविधियां थी और ये जो मिलना मिलाना और यहाँ वहाँ विजिट करना, वो लगातार चलता रहा। परंतु नई सरकार की एक नई सोच है कि शांति होगी तभी बातचीत होगी। आप हमारे पीठ पर खंजर भोंकते रहें और सोचें कि हम लोग आपके साथ समझौते का पालन करेंगे। और आपने देखा कि उस समय गडकरी जी ने कहा भी था कि अब समय आ गया है कि पुनः हम लोग इस इंडस वाटर ट्रीटी, इस सिंधु जो जल समझौता है, इसका पुनः एक बार अवलोकन कर लें, पुनः इसको हम जरा देख लें कि क्या ये ट्रीटी रहनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखिए कि दर्शकों, बिजली विभाग के मुलाजिम सरकार से खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि जब से बिजली विभाग में कॉरपोरेशन बनाई गई है और उनको डेपुटेशन पे उस कॉरपोरेशन में भेजा गया, तब से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अनबंडलिंग के टाइम बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन सब पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब तो वो सैलरी के लिए भी तरस रहे हैं। इसके मुख्य तौर पे 2 बिंदु थे। एक तो हमारा जो अनबंडलिंग के टाइम जो हमारे साथ वादे किए गए थे कॉरपोरेशंस को बनाने के बाद आपकी जो है इम्प्रूवमेंट्स होंगी, उनको इम्प्रूवमेंट्स की जगह हमारे साथ जो है बार बार धोखा किया जा रहा है। हमारी सैलरी जो है आज भी ग्रांट इन एड की जगह जो है पेसिस में नहीं आ रही है, बार बार ग्रांट इन एड में डाली जा रही है। दूसरा, जो हमारे साथ प्राइवेटाइजेशन का भी बार बार से एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे साथ अनबंडलिंग में जो वादे किए गए थे उनको जो है वादा खिलाफी की जा रही है। आज की डेट में आज ही हमारे सामने एक और मैटर आया है कि हमारे एक चीफ इंजीनियर के खिलाफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स को लेके जो है एसीपी ने इमीडिएटली मीडिया में रिलीज कर दिया, जबकि अभी आपने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके एक FIR स्लिप लॉन्च की है और आप एक ऐसे सीनियर चीफ इंजीनियर जिन्होंने 35 ईयर्स की मेरिटोरियस सर्विसेज की है डिपार्टमेंट में, उनके जो APRs हैं आज के पूरा वेटेड है।
तो उनकी इंटीग्रिटी पे डाउट करने से पहले उनको कोर्ट में जाना चाहिए था, उनको चालान पेश करके जिस दिन वो प्रूव हो जाते उसके बाद आप रिलीज कीजिए मीडिया में। आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पे एक हवा क्रिएट करना चाहते हैं एक सीनियर इंजीनियर के खिलाफ, वो पावर एम्प्लॉयज इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए आज की डेट में डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का जो इल्ज़ाम है वो किसी पर भी लगाया जा सकता है। आज की डेट में सोशल स्टेटस बढ़ गया है, लोगों के इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। आज की डेट में आप कोर्ट में जाए बिना, उनको प्रूव किए बिना आप इस तरीके का जो स्टेप है उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरेगी जब आपने अचानक से उनका नेम हाउस नंबर एवरीथिंग यू हैव मेड पब्लिक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर व्हिच यू हैव लॉन्च्ड व्हिच हैज़ नॉट बीन स्क्रूटनाइज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप एक बेसिक प्रिंसिपल्स कानून के भूल गए हैं कि गिल्टी ही इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। उनका यह भी कहना है कि सरकार उनको मजबूर कर रही है, सरकार उनको हाशिए पर खड़ा कर दिया कि आप एक आंदोलन कीजिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए। अगर आपको आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो मजबूर किया जा रहा है। व्यक्ति सैलरी के लिए काम करता है और जब सैलरी समय पर ना मिले तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हमारे 2-3 मेन इश्यूज थे। सबसे पहले हमारा मेन इशू आ रहा है एम्प्लॉइज़ की सैलरी का। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसको कि आज से लगभग 1.5-2 साल पहले इन्होंने कॉरपोरेशन में तब्दील किया था, उस वक्त जो विज़न डॉक्यूमेंट दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ जब इन्होंने प्रॉमिस किया था कि एम्प्लॉइज़ के जितने भी राइट्स होंगे उनको प्रिजर्व किया जाएगा कॉरपोरेशन में, और जितनी भी आपकी डिमांड्स होंगी, जितनी भी आपकी वैकेंसीज होंगी उनको जल्द से जल्द फिल किया जाएगा। लेकिन इस 1.5-2 साल के अरसे में हमने महसूस किया है कि जब से सरकार ने हमें कॉरपोरेशन में डेपुटेशन बेसिस पे भेजा है तब से जाके हमारे एम्प्लॉइज़ का दिन ब दिन प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। खासकर सबसे पहले हमें सैलरी का प्रॉब्लम जो रखते हैं, बाकी डिपार्टमेंट को जो पे सिस्टम में इनको ग्रांट दी जाती है, लेकिन हमारी पावर डिपार्टमेंट को इन्होंने क्या किया, ग्रांट इन एड की सिस्टम में रखा है। ग्रांट इन एड जो भी आपका एलोकेशन बजट होगा उसी में आपको सैलरी मिलेगी। अगर उसमें आपका बजट नहीं होगा तो एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं मिलेगी। इसी की वजह से हमारी सैलरी जो है महीना 2-2 महीना लेट हो रही है। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।